क्वेश्चन है तुम्हारे पास जैसे कि y इज इक्वल्स टू 8 sin 2 पाई 0.1x माइनस 2t ऐसा लिखा है। आपका काम है y इज इक्वल्स टू 8 sin, इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये 0.2 पाई x माइनस 4 पाई t है? जस्ट कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ a sin kx माइनस ओमेगा t। तो तुमको यहां से मिलेगा k इज इक्वल्स टू 0.2 पाई। k का वैल्यू होता है, याद करो, 2 पाई बाय लैम्डा। ये 0.2 पाई, ये पाई और पाई कैंसिल, ये पाई और पाई कैंसिल, देन लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर ना। यस, लैम्डा का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। नाउ रिमेंबर दैट कि हम लोगों के पास अगला टर्म इसमें क्या मेंशन है, लिखा है कि आपके पास जो पाथ डिफरेंस है वो पाथ डिफरेंस है आपका 2 सेंटीमीटर का पाथ डिफरेंस है, और आपसे फेज डिफरेंस पूछा जा रहा है जी। आपको याद है फेज डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल एक्स। ठीक है, जस्ट यूज दैट 2 पाई बाय लैम्डा का वैल्यू हो गया हम लोगों के पास 10 और पाथ डिफरेंस इज 2, सो how much it is 2 पाई बाय 5, 2 पाई बाय 5 वैल्यू पुट कर लेना, जो आएगा वही आंसर। चलो अगला बोलो। 14 सर। 10 Because the displacement x of a particle performing SHM is related to the time as this the frequency of motion। I hope so इसमें कोई बताने का तो जरूरत नहीं है, just compare करो भाई। x is equals to 0.05 cos 4 pi t plus pi by 4। क्या हम लोग x is equals to a cos ओमेगा टी प्लस पाई से कंपेयर कर दें? Therefore आपके ओमेगा की जगह पे कितना है 4 पाई, ओमेगा को लिख सकते हैं आप 2 पाई है, फ्रीक्वेंसी is 4 पाई, so f will be equals to 2। the frequency of the motion is 2 hertz। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन करना है खुद से। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? लिखा है 2 sitar string A and B playing the note ga are slightly out of tune and produces beats of frequency 6 hertz। The tension in string A is slightly reduced and the beat frequency is found to reduce to 3 hertz if the original frequency of A is 324। ऐसा तो क्वेश्चन तो कर रखे हैं पहले। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ A शुरुआत में है 324 324 हर्ट्ज। अब देख फर्स्ट केस में क्वेश्चन ये लिखता है, फर्स्ट केस में कितना नंबर ऑफ बीट्स है, देन नंबर ऑफ बीट्स इज 6। फर्स्ट केस में नंबर ऑफ बीट्स 6 है, तो देयर आर टू केसेस। एक ये लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी A माइनस फ्रीक्वेंसी B इज इक्वल्स टू 6, या फिर हम लोग दूसरा लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी B माइनस फ्रीक्वेंसी A इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास हो गया 324 माइनस फ्रीक्वेंसी B इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे हो गया हम लोग का फ्रीक्वेंसी B माइनस 324 इज इक्वल्स टू 6। अब देखो तुम्हारे पास दो आंसर आ रहा है। फर्स्ट केस से फ्रीक्वेंसी B आ रहा है हम लोगों का 318 और सेकंड केस से फ्रीक्वेंसी B आ रहा है हम लोगों का 330। Now you have to decide which one is correct, and for this second statement can be used. For this second statement can be used. What is the second statement? That written words are, सुनना ध्यान से, that tension in string A is slightly reduced। अच्छा आप सोचो कि अगर A के टेंशन को आप रिड्यूस करेंगे तो A का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। तो कौन दो इक्वेशन
फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन किससे, ए का फ्रीक्वेंसी घटने से, ए का फ्रीक्वेंसी घटने से ये गैप बढ़ेगा या घटेगा? यहाँ पे ए का फ्रीक्वेंसी घटेगा, अगर ए का फ्रीक्वेंसी घटेगा तो ये 6 बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। देख यहाँ ए अगर घटेगा, अगर ए फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हुआ तो 6 से कम होगा, और यहाँ अगर ए का फ्रीक्वेंसी घटेगा तो ये गैप और बढ़ेगा, मतलब 6 से बढ़ जाएगा। नहीं समझा? यस सर। ठीक है, जिनका क्वेश्चन था समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? यस सर, यस सर। तो फिर से देख, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेंशन in A reduce, therefore frequency A decreases, so FA minus FB decreases, but FB minus FA increases। हम दोनों लाइन इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप समझे, FA माइनस FB घटेगा लेकिन FB माइनस FA तो बढ़ेगा। तुम्हारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ा है कि घटा है? 6 से 3 हो गया, घटा है कि बढ़ा है? घट गया। घटा है, तो दैट फर्स्ट वन इज करेक्ट। इसका मतलब इससे जो आप आंसर ला रहे हैं ना वो सही है, और इससे आप कितना आंसर लेके आ रहे हैं? 318। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ B is equal to 318 is the correct answer। क्या समझा? यस सर। ठीक, चलो अपना अपना नोट कर दिया फटाफट। सर 19 14 19 ना? 15 सर। 15 सर 14 14 अभी ना बता, अरे 14 ना बता। फिफ्टीन में लिखा स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 300 मीटर हाई splashes into the water of a pond near the base of the tower. When is the splash heard at the top, given that the speed of sound in air is 340? मान लीजिए ये मान लीजिए ऐसा एक इधर तो चलो जी देखो, मान लो यहाँ तक एक पॉन्ड है, यहाँ तक ऐसे है, इसमें वाटर है, करेक्ट। आप क्या किए हैं, यहाँ से यहाँ तक 300 मीटर्स का गैप है। अगर आप एक स्टोन को ऊपर से गिराते हैं तो वो पहले तो 300 मीटर नीचे गिरेगा, फिर टकराएगा, सही। यहाँ पे आप है ना सिंपल, यहाँ पे आप सिंपल S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर लगाइए। ये वाला टर्म 0 है तो आपका टाइम हो गया √2S/g। इतना समय लगेगा उस स्टोन को नीचे पहुंचने, और उसके बाद फिर जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो साउंड वेव ऊपर गया, ये साउंड गया, और उसको जाने में जो समय लगेगा वो टोटल डिस्टेंस 300 है और साउंड का स्पीड 340। साउंड का स्पीड है 340 मीटर पर सेकंड, करेक्ट? यस। तो आप सोचो कि स्टोन जब तुम्हारे हाथ से छूटा और फिर तुमको वापस स्टोन के गिरने का जो साउंड सुनाई देगा, उसमें टोटल टाइम टेकन ऑफ फ्री फॉल प्लस टाइम टेकन बाय साउंड, इन दोनों का सम होगा। यस तो टाइम टेकन ऑफ फ्री फॉल हो गया 2S/g, और यहाँ हो गया 300 डिवाइडेड बाय 340।
सेकेंड्स सॉल्व कर देना, आंसर आएगा। समझ में आया? एंडीन So 17 भी. सर्वे में लिखा है द टेम्परेचर इज रेंज बाय 1 केल्विन फ्रॉम 300 केल्विन, द परसेंटेज चेंज इन स्पीड ऑफ साउंड इन द गैसेस मिक्सचर इज। बोलो साउंड का स्पीड किसी भी गैसेस मिक्सचर में वेलोसिटी का इक्वेशन बोलो। Root under bulk modulus by rho. RT by RT by. M. सही है ना? Yes. अब जरा गौर करना, यहाँ पे गौर करना कि फॉर सेम मिक्सचर, फॉर सेम गैस, ठीक है, गामा एंड एम Sir. as well as are constant ना। Yes, sir. हम आपको यहाँ से दो तरीका दिखाते हैं बनाने का। हम आपको दो तरीका दिखाते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, v1 by v2 is root under t1 by t2। t1 को पुट कर दीजिएगा, एक केल्विन बढ़ाए हैं ना आप, तो पहला अगर 300 मानिएगा तो दूसरा 301 होगा। Yes. Yes, sir. ठीक है, फिर यहाँ से आप है ना v2 निकाल लीजिएगा, तो v2 होगा v1 अंडर रूट 300 1 by 300। उसके बाद फिर चेंज इन वेलोसिटी बाय वेलोसिटी, परसेंटेज चेंज पूछा है, इनटू 100 करो। चेंज इन वेलोसिटी के लिए v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय v1 इनटू 100 सॉल्व करो, आंसर आएगा। सही, बट दैट कैलकुलेशन इज सो मच लार्ज, ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, कर सकता है, कोई इशू नहीं है, तुम कर सकता है, रूट अंडर पुट करके अपना सॉल्व कर ले। लेकिन एक छोटा सा ट्रिक याद कर यूनिट एंड डायमेंशन का। यूनिट एंड डायमेंशन सोचो, क्या हम लिख सकते हैं v प्रोपोर्शनल t के पावर 1/2? Yes. Yes. तो क्या हम लिख सकते हैं del v by v is equals to 1/2 आगे del t by t? Yes, sir. हो गया Yes, आंसर। Hmm. del v by v into 100 is 1/2 del t by t into 100। Hmm. ये हो गया 1/2, del t 1 है, नीचे 300 है और नीचे 100 है, हो गया आंसर आपका 1/6%। क्या आप समझ रहे हैं लॉजिक? Yes, sir. अगर आपका ये टेम्परेचर चेंज, अगर आपका ये टेम्परेचर चेंज 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री रहता, इसी से आंसर आता। yes, sir. लेकिन जब ये टेम्परेचर चेंज काफी छोटा है, वी कैन यूज एरर एनालिसिस। याद आ रहा है? Hmm. Yes, sir. आप एरर एनालिसिस से बना दीजिए तुरंत, बस इतना ही देर में आंसर। अगर ये छोटा है, यू कैन यूज दैट। क्लियर है? Yes. इस ट्रिक को दिमाग में रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक है। बड़ा चेंज रहेगा, यू हैव टू प्रोसीड थ्रू कन्वेंशनल मेथड, बट इफ चेंज इज वेरी स्मॉल, यू कैन गो थ्रू एरर एनालिसिस आल्सो। क्लियर? Yes. नेक्स्ट 19. amplitude of a wave is given by this. Amplitude is equals to c by a plus b minus c. Question लिखा है resonance will occur. अच्छा, resonance will occur
एम्पलीट्यूड इज Yes, sir. मैक्सिमम, Yes. Yes, sir. सही है ना? Yes, sir. और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तभी होगा जब डिनोमिनेटर Minimum. a प्लस b माइनस c मिनिमम। Yes. सही जा रहे हैं? Yes, sir. Yes, यहाँ sir. से a प्लस b इज इक्वल टू c होना चाहिए, कोई है ऑप्शन? B is equal to 0 है और C बराबर है। आईडी तो ठीक है ना? मान लीजिए जैसे ये ऑप्शन नहीं है, ये मेरा एक ऑप्शन है, लेकिन क्वेश्चन में ये ऑप्शन अगर नहीं है तो हमको दिखाई दे रहा है कि जहां ये मिनिमम होगा वो सी ऑप्शन है, कि b का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए और a और c को बराबर कर दीजिए। जैसे ही हम a प्लस b माइनस c लिखते हैं, b को 0 कर दें और a और c बराबर कर दें, तब तो ये ऑलरेडी 0 हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. Magnitude tends to infinity and resonance will occur, correct ना? Yes. ठीक है, so this option is correct. सर B कैसे 0 हो जाएगा? कैसे नहीं होगा, नीचे ऑप्शन दिया, बोला इसमें कैसे करना है, इसमें से कौन सा कंडीशन जो उसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो कोई चिंता नहीं करना, वो होगा कैसे, समझे? अगला नेक्स्ट 28. Sir, 25. लेवल 25 लिखा है, the speed of sound in a mixture of 1 mole of helium and 2 moles of oxygen at 27 is 1 mole of helium plus 2 moles of oxygen, 1 mole of helium plus 2 moles of oxygen, ठीक है? 1 मोल हीलियम का 2 मोल ऑक्सीजन का। एक्चुअली देखो स्पीड का फॉर्मूला है रूट अंडर गामा आरटी बाई एम, Yes. ठीक है? तो जब हम लोगों के पास मिक्सचर होगा ना, तो आपको गामा भी मिक्सचर का लेना होगा, आर और टी तो अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन मोलर मास भी मिक्सचर का लेना पड़ेगा। मोलर मास में अब यहाँ पे तुमको थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सहारा लेना पड़ेगा, ये न्यूमेरिकल तुम्हारे थर्मोडायनेमिक्स के सहारे से बनेगा। कोई बता सकता है क्या डायरेक्टली कि गामा ऑफ मिक्सचर आप कैसे निकालते थे? CP से भी निकालते हैं। CP वैसे भी मिक्सचर Number of moles of mixture divided by gamma of mixture minus 1, number of moles of 1 gamma minus 1 and number of moles of 2 by gamma 2 minus 1। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप अपने कॉपी पे देखिएगा, मिल जाए। आप अगर सीपी और सीबी ऑफ मिक्सचर निकालने लगेगा तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, आप तो डिराइव करने लगेंगे ना इस इक्वेशन, ठीक है? यहां से आप गामा ऑफ मिक्सचर निकाल लीजिए। कोई हमको बताएगा? हीलियम है, हीलियम गामा कितना? अरे बोल भाई, 4, 5/3. हाँ. नंबर ऑफ मोल्स 1 है, और है मेरे पास ऑक्सीजन, गामा कितना? 7/5. 7/5 और नंबर ऑफ मोल्स कितना? 2. 2। सॉल्व करो, गामा ऑफ मिक्सचर आ जाएगा। मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर m1 n1 n2 n2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। दोनों का मिक्सचर का डाटा निकालो, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। Yes. इतना करना पड़ेगा सर? ना, ऐसा ही सीट मिल जाएगा, चिंता ना कर। अरे फॉर्म भर दिया ना, सीट पक्का है आईटी में, चिंता नहीं कर। फॉर्म भर दिया, तुम 1000-2000 रुपया दे दिया, आईटी का सीट पक्का हो गया, समझ में नहीं करता।
देखो ये जो 28 पूछे ना एटीन्यूएशन से रिलेटेड, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन न्यू सिलेबस, ठीक है। वैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर 10 डेसिबल होता है तो 10 पे पावर 1 होता है, अगर 20 डेसिबल होता है तो 10 पे पावर 2 होता है, अगर 30 डेसिबल होता है तो 10 पे पावर 3 होता है। हम आपको रफली यहाँ पे बता देते हैं। देखो 10 डेसिबल ये लाउडनेस का यूनिट है, 10 पे पावर 1 होता है। अगर 20 डेसिबल पहुंच जाता है तो यही 10 पे पावर 2 होता है, यहाँ 2। अगर 30 डेसिबल है तो ये हम लोग का 10 टू द पावर 3 होता है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहता है। तो आई होप से तुम्हारे क्वेश्चन में 10 डेसिबल के बाद अगर 20 डेसिबल दिया है, 10 डेसिबल इज द फंडामेंटल, सो यू कैन गो थ्रू 100। बट ये आपके पास नॉलेज के लिए है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार एससीडी बुक, उसमें मैंने इसके बारे में दिया है। न्यू सिलेबस में शायद इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आपको बताया। चलो आगे बोलो। सर 31 लिखा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज वेलोसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि अगर हम लोगों के पास 31 बोले ना, यस सर 31 में वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज गिवन। तो अगर तुम वेलोसिटी ऑफ साउंड लिख दिया तो लिख दिया ना गामा आरटी बाई एम। Yes. एयर इज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ओके। नीचे पे आपका गामा दिया है, तो सो यू कैन यूज दैट कि 1.4 आरटी बाई एम। क्या आप यहां से सॉल्व करके रूट आरटी बाई एम निकाल लेंगे? वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया ना 330, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1.4। अब बताओ आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो। Root under 3 RT by M. बस 3 आरटी बाई एम ना। तो क्यों नहीं लिखो जो रूट अंडर आरटी बाई एम आया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय रूट अंडर 1.4 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर है आया। Yes. यस सर आपका काम था ये रूट अंडर आरटी बाई एम निकाल लेना, और उसके बाद नेक्स्ट आगे 32 फिर यही है लाउडनेस है, ठीक है। ये स्किप करो उसको, लाउडनेस को यहाँ देखेंगे। अगर ज्यादा क्वेश्चन होगा तो आपको अगले दिन लाउडनेस अलग से पढ़ाएंगे, तो ज्यादा भूलने में नहीं बनता, ऐसे लिखने से कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, लाउडनेस छोड़ दो, आगे नेक्स्ट 35. वेलोसिटी ऑफ साउंड हाइड्रोजन इज Mixture. 24. Its velocity in mixture of hydrogen and oxygen containing 4 part volume of hydrogen and 1 part oxygen. सबसे पहले तो ये समझना है कि जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वही आपको याद होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो होता है एंड नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होता है V प्रोपोर्शनल N। Yes sir. Avogadro's. चल भाई देख, मिक्सचर का जो N1 और N2 का रेशियो, वहां से आप सीधा नंबर ऑफ मोल्स मान ले, इसको निकालो पुट करो, आंसर आएगा, ठीक है। Yes sir. अगला फटाफट बहुत सारा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी। सिक्सटी 60 पहले 49 सीधा 60 पहुंचा दिया। 49 भी कौन सा? आराम से बोलो, आराम से 49 बोलो। 44. 40. 39 है किसी का? 49 सर
और 44 44 है किसी का? ठीक। yes sir 44 में लिखा है echo repeat syllables if the velocity of sound is 330 then the distance of the reflecting surfaces अभी इसमें थोड़ा टाइम मिसिंग है इसीलिए शायद नहीं बन रहा है। लिखा है ना echo repeats 2 syllables, वहां पे टाइम मिसिंग है। देखो हम कॉन्सेप्ट दे देते हैं, वहां पे टाइम मिसिंग है, वैसे कुछ है नहीं, इको आप समझते हैं। मान लीजिए जैसे आपके सामने में एक बहुत बड़ा सा वॉल है और आप यहाँ खड़ा होकर साउंड प्रोड्यूस किए, तो साउंड जाएगा और टकरा के वापस आएगा। ठीक है, तुमसे ये बोला गया कि ये डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस आपको निकालना है और साउंड का वेलोसिटी दे दिया है 330 मीटर पर सेकेंड। अब अगर यहाँ पे टाइम देता कि टाइम कितने देर में आप इसको सुन रहे हैं, तो आप सिंपली लिख देते दैट टाइम इज इक्वल्स टू 2d बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। ओके, आराम से पूछ Yes, करके sir. निकालिए। तो थोड़ा ये टी मिसिंग, टी देना चाहिए, मिस हो। आगे 49 सर उसमें 2 syllables का मतलब क्या हो? हाँ वही हम बोल रहे हैं ना, मिसिंग है वहां पे, कुछ जो दिमाग में नहीं है, मिसिंग है, इस वजह से नहीं आ रहा। 2 syllables। If N1, N2, N3 are the fundamental frequencies of 3 segments into which a string is divided, then the original fundamental frequency n of the string is given by. If N1, N2 and N3 are the fundamental frequencies of 3 segments into which a string is divided, then the original fundamental frequency n of the string is 49। सपोज हम लोग के पास ये एक स्ट्रिंग है, इसका 3 हिस्सा कर लेते हैं। इस हिस्से का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n1 है, इस हिस्से का n2, इस हिस्से का n3 है। तो क्या हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़े हैं, n/2l √t/μ, n/2l √t/μ। थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे चलेगा, तीनों में रिलेशन लाना है। If N1, N2, N3 are the fundamental frequencies of 3 segments into which a string is divided, then the original fundamental frequency n of the string is given by. देखो क्या हम लोग L यहां से लिख सकते हैं, L is equals to n/2f √t/μ। मान ले यहां से यहां तक का लेंथ है L1, ये लेंथ है हम लोगों का L2 और ये लेंथ है L3। ठीक है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं L1 is equals to n1/2f √t/μ, L2 is equals to n2/2f and √t/μ. Similarly, L3 is equals to n3/2f √t/μ। अब अगर हम लोग टोटल का टोटल लेंथ लिखे, टोटल लेंथ को अगर हम लोग L लिख दें, तो L will be equals to n/2f √t/μ। तो एक बात तो तय है कि जो टोटल लेंथ है वो L1 + L2 + L3 के बराबर होना चाहिए।
ठीक है, सो n by 2f अंडर रूट t by mu is equals to n1 by 2f root under t by mu plus n2 by 2f under root t by mu and plus n3 by 2f and under root t by mu। सब में कॉमन निकाल के कैंसिल कर लो तो क्या n is equals to n1 plus n2 plus n3 आ रहा है? एक बार इसका आंसर देखिए, एक बार इसका आंसर देखिए प्लीज। ए है सर। ए है ना? 1/n1 सर, उसमें फ्रीक्वेंसी के जगह पर पुट करेंगे ना। n1 n2 n1 n2 तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ तीनों का, तो 2/f के जगह पुट करेंगे n1 n2। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग तो यहाँ नंबर ऑफ लूप्स ले लिए ना। यस हम लोग गलत कर दिया, हम लोग गलत कर दिया, एकदम सही था, प्रोसेस सब सही है। आपका फंडामेंटल है तो n का वैल्यू तो 1 है सब में। यस हाँ सही सही, ठीक। और फिर सबको लाके यहाँ रख लेना। देखो सब में बोला गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो 1/12, ठीक है। तो जहां भी हम लोग l लिखेंगे यहाँ 1/f आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 f की जगह पे n1 n2, यहाँ 1 f की जगह पे n2 और यहाँ l3 1 f की जगह पे n3 और यहाँ पे 1 f की जगह पे हम लोग को f निकालना है। सो ओवरऑल दैट लेंथ विल बी इक्वल्स टू l1 plus l2 plus l3। पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए ना नीचे में आ गया, वो हम लोग से गलती हो गई, आपने लूप में पुट कर दी, जबकि क्वेश्चन मेंशन है फंडामेंटल, तो n का वैल्यू तो 1 होगा। फ्रीक्वेंसी में पुट करना था n1 n2 और n3, फ्रीक्वेंसी में पुट करना f के। चलो ठीक है, बढ़िया। और आगे बोलो भाई फटाफट। 51 सर। लिखा है in a Mendele's experiment, 3 loops are formed by putting a weight of 8 grams in a massless pan. The weight required to form 2 loops is, एक सेम ट्यूनिंग फॉर्क है, आप यहाँ पे एक इस तरह का पैन रखे हैं, इसमें आप 8 ग्राम का मास रखते हैं, तो इसमें इतना टेंशन प्रोड्यूस होता है। इसमें जो टेंशन प्रोड्यूस होता है वो mg है। बोला जाता है कि इसमें जो 3 लूप्स आर फॉर्म, 3 लूप बनता है लाइक दैट, ये 3 लूप पे ऐसे वाइब्रेट करता है। सही, इसका लेंथ है l। तो क्या हम लोग फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं ऐसे n/2l अंडर रूट t by mu। मान लो इसको हम लोग मास m1 लिखते हैं, तो बोला 3 लूप, तो 3/2l टेंशन के जगह पे m1g by mu। अब मेरे को फ्रीक्वेंसी सेम रखना है, लेकिन आपको उसी स्ट्रिंग में मास बदल देना है। मान लो यहाँ पे एक m2 मास आप रखें और क्वेश्चन कहता है नाउ इट वाइब्रेट्स इन 2 लूप्स। अब ये 2 लूप पे वाइब्रेट करना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या फ्रीक्वेंसी में लिख सकते हैं 2/2l अंडर रूट m2g by mu। नहीं समझा? ठीक है जी। सेम ट्यूनिंग फॉर्क से होने की वजह से जो फर्स्ट केस का फ्रीक्वेंसी और सेकंड केस का फ्रीक्वेंसी, दोनों फ्रीक्वेंसी को इक्वेट करो। ड्यू टू सेम ट्यूनिंग फॉर्क, दोनों फ्रीक्वेंसी सेम,
3/12 अंडर रूट m1 g by mu is 2 by अंडर रूट m2 g by mu। आराम से सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। m2 बाकी सब तो कट जाएगा, m2 निकालना। चलिए और आगे बताइए। बोलो बोलो फटाफट। 54 sir. $54 में लिखा है equation of a plane progressive wave is given by this. On reflection from a denser medium, its amplitude becomes 2/3 of the amplitude of the incident wave. The equation of the reflected wave is एक लाइन आपको याद है, हम आपको शायद लिखाया भी है। If reflection from denser medium, अगर denser medium से रिफ्लेक्शन होगा, फेज कैसा होता है? Opposite. फेज बिकम्स अपोजिट। पाई जुड़ जाए। अपोजिट कहने का मतलब प्लस पाई, यस सर। ठीक है ना। अब देख, मान ली जैसे ये है मेरे पास एक डेंसर मीडियम, सॉरी थोड़ा गलत लिख दिए क्योंकि यहाँ इक्वेशन में है ना पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। देखो मेरे पास y है 0.6 साइन 2 पाई t माइनस 2 पाई t माइनस पाई x। ये इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव ये। तो ये जा रहा किधर? x के पॉजिटिव की तरफ या x के नेगेटिव की तरफ? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक डेंसर सरफेस है, ये डेंसर, तो जो मेरा वेव जा रहा है वो लौट के इधर ना आएगा। इंसिडेंट अगर है पॉजिटिव x की तरफ तो मेरा रिफ्लेक्टेड वेव है नेगेटिव x की तरफ, Yes. ठीक है। और प्लस फेज भी पाई है। तो दो चीज, जब हम इसका रिफ्लेक्टेड लिखेंगे तो एम्पलीट्यूड लिखेंगे रिफ्लेक्टेड वाला, साइन साइन ही रहेगा। जो हम लोगों का 2 पाई t था, पाई x था, बोलो यहाँ माइनस होगा कि प्लस? Plus. प्लस, और साथ में प्लस पाई भी होगा। Yes. अब क्वेश्चन में देख लो, तो क्वेश्चन में तुमको दिख रहा है कि एम्पलीट्यूड जो रिफ्लेक्टेड का है 2/3. वो 2/3 ऑफ इंसिडेंट है, और इंसिडेंट कितना है? 0.6। 0.6. 0.2। Yes. हर चीज में ना बकायदा नियम से जो पढ़े उसके हिसाब से चाहिए, ठीक है। आपको आंसर और आगे बताइए। गो फास्ट फास्ट, बोलो जी बोलो 50 फटाफट। 55 ठीक है 55 में अच्छा एक चीज सुनना, तुम लोगों का बैच सुबह में स्टार्ट है? कर सकते। हाँ सर। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है रात को, बहुत सारा बच्चा लोग भी है और थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्या ना कि नेट उट का भी बहुतों का इश्यू हो रहा है, दिन भर यूज हो रहा है।
तो सुबह में 10:30 कर देते हैं। यस अच्छा ठीक है, अभी अभी कल के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, कल के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम आपको इन्फॉर्म कराएंगे अगर कुछ चेंजेस हुआ तो। अभी बस हम आपसे पूछ लिए हैं, क्योंकि फिर 10:30 वाले बैच से बात करेंगे, अगर वो लोग यहाँ पे तो लोग को यहाँ लेंगे। क्लियर? आप लोग को ले जाएंगे पहले, पहले खत्म हो जाएगा ना पास आउट, तो थोड़ा सा है ना हल्का रहता है, चीजें है ना, दिन भर पढ़ने के लिए भी समय रहता है लोग कुछ ऐसा। ठीक है, अभी कुछ पक्का नहीं है, कल बता देंगे। 55 देखा, wave of frequency 100 Hz is sent along a string towards a fixed end. When this wave travels back after reflection, a node is formed at a distance of 10 cm from the fixed end of the string. The speed of incident waves and reflected waves are. A wave of frequency 100 Hz is sent along a string towards a fixed end. When this wave travels back after reflection, थोड़ा समझना हो। मान लें हम लोगों के पास इंसिडेंट वेव का इक्वेशन है a sin kx माइनस ओमेगा टी, मतलब तुम्हारा वेव जा रहा राइट में। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि आप जो है वो इस एंड को फिक्स रखें। जब आप उस एंड को फिक्स रखे हैं तो जाने वाला वेव और लौट के आने वाला वेव अपोजिट फेज में है। यस सर। समझा? तो मेरा जो रिफ्लेक्टेड वेव होगा वो a sin kx प्लस ओमेगा टी प्लस पाई होगा। यस। When this wave travels back after reflection, a node is formed at a distance of 10 cm from the fixed end of the string. अब स्ट्रिंग जहां फिक्स था, वहां से 10 सेंटीमीटर पे नोड बना, तो जो इनफिक्स्ड है वो भी तो नोड ही है। क्या समझा? यस। तो क्या ये 10 सेंटीमीटर लैम्डा बाई 2 है? हाँ सर। तो लैम्डा बाई 2 इज 10, तो लैम्डा मिला 20। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हम लोग के पास है 100 हर्ट्ज। ठीक है, सेंटीमीटर ये फ्रीक्वेंसी, देन वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ हो गया 0.2 और फ्रीक्वेंसी हो गया 100। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सारा? हाँ सर। बोला है कि नोड जो है वो फिक्स्ड एंड से 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है, तो फिक्स्ड एंड खुद नोड होता है और फिर 10 और दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच का गैप लैम्डा बाई 2 याद आया आपको? यस सर। यस तो यहाँ से लैम्डा निकाल ली और फिर लैम्डा से फ्रीक्वेंसी दिया था, वेलोसिटी निकाली। ठीक है, अगला बताइए। 56। देखा, open pipe is suddenly closed at one end with the result that the frequency of the third harmonic of the closed pipe is found to be higher at 100 Hz. The fundamental frequency of the open pipe is, just wait. देखा है, an open pipe is suddenly closed at one end with the resultant that the frequency of third harmonic of the closed pipe
to be higher at 100 hertz. इस लाइन का मतलब समझना होगा जी, सोच के बताओ ना कोई. An open pipe is suddenly closed at one end with the result that the frequency of the third harmonic of the closed pipe is found to be higher at 100 hertz. The fundamental frequency of the open pipe is. ये open pipe. इसका लेंथ n टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2 याद होगा आपको. और इसका फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होता है हम लोग का n by 12 and velocity of sound. और ये हम लोग के पास closed. Length will be equals to 12 plus 1 lambda by 4. lambda by 4 and the frequency is 2n plus 1 by 4l. Velocity of sound. लिखा open pipe is suddenly closed at one end with the result that the frequency of third harmonic of closed pipe is found to be higher at 100 hertz. ये लाइन का मतलब क्या है? सर थर्ड हार्मोनिक जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का है वो 100 ज्यादा है उससे ओपन वाला से. लेकिन ओपन किस हार्मोनिक में है? ओपन भी थर्ड में ही होगा. उसके थर्ड से इसका थर्ड 100 ज्यादा है, ये लिखो. अच्छा ऐसा है ना. तो इसमें अगर हम लोग थर्ड लिखे फ्रीक्वेंसी तो 3/12 एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड ये ओपन का है, ओपन ऑर्गन पाइप. और अगर हम लोग क्लोज ऑर्गन पाइप लिखें तो थर्ड का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 नहीं 1. नहीं यार, थर्ड हार्मोनिक है ना. 3/4L and velocity of sound third harmonic. Yes. यस. तो क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि जो हम लोगों का क्लोज ऑर्गन पाइप का थर्ड हार्मोनिक है वो हमारे ओपन ऑर्गन पाइप के थर्ड हार्मोनिक से 100 ज्यादा. यही बोला जा रहा है ना. यस. तो यहाँ पे हो गया हम लोग का 3 into velocity of sound by 4L closed. और यहाँ हो गया 3 into velocity of sound by 2L plus 100. The fundamental frequency of the open pipe is. इसको सॉल्व करो. ठीक है. और फंडामेंटल लिखना है ओपन ऑर्गन पाइप का, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखना है ओपन ऑर्गन पाइप का. क्या लिख सकते हैं? 1/12 एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड. चलो इसको इधर गया अब माइनस आ जा रही तो अच्छा माइनस छोड़ देते हैं, हो सकता है ये ज्यादा वो कम हो. देखते एक बार. 3 into Vs by 4L minus 3 into Vs by 12 and that will be equals to 100. So what it says, it is 3 into Vs by 4L which is equals to 100. Let it is minus, लेकिन माइनस हम परेशान नहीं है, हम देख लेंगे हो सकता है 100 इधर जुड़ रहा. तो Vs by 12 कितना? Vs by 12 कितना? Then Vs by 12 will be equals to 2/3 of 100. 200/3. देखो तो आंसर करो. यहाँ तो कुछ है ही नहीं. An open pipe is suddenly closed at one end with the result that the frequency of the third harmonic of the closed pipe is found to be higher at 100 Hz.
कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हम लोग। तो क्लोज्ड के ओपन के फंडामेंटल से अगर लेके करते तब आ जाए। ओपन के फंडामेंटल को क्लोज के थर्ड के साथ 100 ज्यादा करना है, ऐसे ना? यस। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट समझ में आया ना क्या हो रहा है? जब तक क्वेश्चन में ये सब क्लियर नहीं रहेगा आप कर नहीं पाएंगे। हाँ, अगर हमको सोचना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स मिसिंग है एंड सो ऑन, तो आप चिंता नहीं करें। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर मेंशन रहा कि यहाँ का फंडामेंटल से वहां का थर्ड हार्मोनिक 100 ज्यादा है, तो फंडामेंटल लिख लेंगे, सर प्लस 100 करके उसको 100 ज्यादा कर लेंगे, ठीक है? जस्ट वेट, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सब में जब कॉन्सेप्ट नहीं बने ना तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि कुछ वर्ड्स मिसिंग होने की वजह से जो आप सीख रहे होते हो वो भी चला जाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट बोलिए। चलो बताओ बताओ फटाफट। खत्म? तुम लोग 4 दिन में, हाँ बोलो बोलो। 71। लिखा है टू सिमिलर वायर्स ऑफ टेंशन 16 न्यूटन एंड 3 न्यूटन 3 बिट्स आर गेट। 3 बिट मतलब क्या है कि दोनों के फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो 3 है। into similar wires of tension 16 न्यूटन 3 bits are get। तो देखो किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को जब आप क्लैंप करते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन होता है n/12 √t/μ। तो फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2 इज इक्वल टू 3 बीट, ठीक है? अब आप यहाँ पे पुट कर लें सीधा सीधा प्रोपोर्शनल का रिलेशन सोचना और कुछ ज्यादा मत सोचना। t/μ यहाँ पे कांस्टेंट माइनस ये टेंशन हम लोग लेंगे, पहला वाला लेंगे 16t और दूसरा वाला लेंगे हम लोग t/μ इज इक्वल्स टू 3। तो सोच के बताइए रफली डिफरेंस कितना आ जाएगा, ठीक है? 16 न्यूटन एंड t न्यूटन। सिक्सटीन का आ गया 4, √16 का आ गया 4 और 3 बिट चाहिए। और √49 का कितना आ गया 7, देन दैट डिफरेंस इज 3, देन दैट डिफरेंस इज 3। यही होगा। एकदम रफ क्वेश्चन, एकदम रफ क्वेश्चन। एक बात समझ लेना, इसको ज्यादा नियम से आप नहीं बना पाइएगा, ठीक है? आप सीधा देखिए कि जो फ्रीक्वेंसी और √10 है, अगर √16 के लिए आप 4 लिखते हैं तो आप कितना का रूट लिखिएगा कि डिफरेंस 3 आएगा? सर टेंशन 20 था ना? 20 टेंशन तो 20 दिया हुआ है। कहाँ 20 दिया हुआ? अच्छा, हम 20 लेके बना रहे थे इसलिए। नहीं 20 तो दिया ही नहीं, 16 है और t है, आपको t निकालना है। हम 20 लेके बना दिए थे इसलिए। नहीं तो 20 लेके नहीं बना ना, ये दिया हुआ। चलो अगला नेक्स्ट। सर 60 लिखा है अ मेटल लॉन्ग ट्यूब ओपन एट वन एंड। ओपन एट वन एंड मतलब ये वाला विथ अ मूवेबल पिस्टन एट द अदर एंड। यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन है, piston at the other end shows the resonance with a fixed frequency source when the tube length is 25.5 cm or 79.3 cm. Estimate the speed of sound in air at the temperature of the experiment. The age effect may be neglected. तो ये हम लोग पढ़े थे ना कि अगर हम लोग का क्लोज्ड ऑर्गन पाइप रहेगा तो वो एक रेजोनेंस कॉलम की तरह काम करेगा। याद है आपको? पिस्टन दिखाए थे। हाँ नहीं।
देखिए ये एंड ओपन है और एक एंड पे ये पिस्टन लगा है। बोला है a meter long tube open at one end with a movable piston at the other shows resonance with a fixed frequency source 340 Hz. When the tube length is 25.5 centimeter, 25.5 सेंटीमीटर पे एक रेजोनेंस आता है और 79.3 तो जब आपका पिस्टन खींच के आप नीचे ले जाइएगा तो 79.3 सेंटीमीटर पे फिर से फ्रीक्वेंसी आता है। Estimate the speed of sound in air at the temperature of the experiment. The age effect is neglected. आपको जो दोनों केस में फ्रीक्वेंसी दिया है क्वेश्चन में, दोनों में फ्रीक्वेंसी सेम एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज 340 हर्ट्ज। ठीक है, यू कैन ड्रॉ टू इक्वेशंस। अभी मान लो जैसे एक बात तय रखना कि ये जितना भी होगा, हम लोग है ना जब क्लोज ऑर्गन पाइप लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन लिखते हैं 2n + 1 by 4n probability of sound। Yes, sir. देखो frequency first case, your general formula is 2n + 1 by 4l and velocity of sound and your first length is 25.5। अब अगले केस में अगर तुम इसको nth मान लिया तो क्या ये n + 1 है? नहीं समझा? देखिए बताया नहीं है कि ये तुम्हारा फंडामेंटल, अगर फंडामेंटल होता तो 1 लेते, अगला 3 लेते। समझे? तो अगर हम इसको n मानेंगे तो अगला n + 2 लेंगे। नहीं गलत हो रहा है। इसको n मानेंगे, अगर हम यहाँ n की जगह देख लीजिए, हम आपको थोड़ा क्लियर कर दे, आप n को थोड़ा सा मिसरीड नहीं करें। देखिए अगर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो 1 आता है इक्वेशन में, 1 आता है इक्वेशन में, उसके बाद 3 आता है ना, 3, yes sir. उसके बाद 5 आता है ना। हाँ सर। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा हटाते हैं, इसको हम हटाते हैं, इसके जगह पे हम एक वैल्यू लिखते हैं n0। तो अगर हम पहला वाला लिख दिए n0 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ 25.5 एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो जब हम यही फ्रीक्वेंसी सेकंड केस में लिखेंगे तो क्या हम यहाँ पे n0 + 2 करेंगे और नीचे 4 लेंथ लेंगे कितना 79.3 एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड। नहीं समझे? समझे या नहीं आप बताओ हमको थोड़ा ठीक से। देख क्लोज ऑर्गन पाइप पे नंबर 1 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है। तो अगर हम n0 लिखेंगे तो अगला n0 + 2 लिखेंगे। हाँ सही है? यस सर। अब बोला है सेम फ्रीक्वेंसीज, मतलब जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर जाओ तो फ्रीक्वेंसी जो मेरा फर्स्ट केस में ट्यूनिंग फॉर्क से था और जो फ्रीक्वेंसी मेरा सेकंड केस में ट्यूनिंग फॉर्क से था, ये दोनों सेम है। तो मैंने फर्स्ट केस के लिए लिख दिए n0 by 4, लेंथ की जगह पे 25.5, वेलोसिटी ऑफ साउंड सेकंड केस में लिख दिए n0 + 2 divided by 4, 79.3 and velocity of sound। velocity of sound और 4 कैंसिल, n0 निकाल लो। n0 जो आ गया वो तुमको बताया कि ये कितना है, पुट करके ds निकाल दो, आंसर है। समझ में आया? हाँ सर।
एक चीज जो इसमें वाकई में कंफ्यूजन का था वो ध्यान रखिएगा, सबको सुनिएगा। आप यहाँ पे n 0 1 2 3 4 लगातार पुट करते हैं, लेकिन जब आप देखिएगा जब आप n 0 पुट करते हैं तो ये ऊपर वाला टर्म 1 आता है, जब आप n 1 पुट करते हैं तो ये ऊपर वाला टर्म 3 आता है, जब आप n 2 पुट करते हैं तो ये ऊपर वाला टर्म 5 आता है। क्या सही है? यस सर, यस सर। तो आपको 1 3 5 7 9 11 ऐसे सोचना था, तो n नॉट मानेंगे तो n नॉट प्लस 2। ठीक है, ये गलती हो रहा था, ये शुरुआत में यहाँ गलती कर भी दिए थे, फिर हम हटा के n नॉट लिखा। चलिए ठीक है, और अगला बताओ। कहा गया सब? चलो ठीक है फिर 76। तुम लोग सब मिलकर 99 क्वेश्चन नहीं बना सका, सोचने वाला बात। सब कोई मिलकर 99 क्वेश्चन नहीं बना। क्या बोले? 76 यस। लिखा 2 fork A and B when sounded together produce 4 beats. The fork A is in unison with 30 centimeter length of sonometer wire and B is in unison with 25 centimeter length of same wire at the same tension. The frequency of the two. कुछ नहीं करना है, यूनिसॉन का मतलब होता है उसका फ्रीक्वेंसी और इसका फ्रीक्वेंसी सेम है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को सेम कर देना। F1 को 30 सेंटीमीटर लेंथ वाले सोनोमीटर के फ्रीक्वेंसी के साथ सेम कर दो और F2 को 25 सेंटीमीटर लेंथ वाले फ्रीक्वेंसी के साथ सेम कर दो और दोनों का डिफरेंस 4 बीट कर दो, आंसर है। ठीक है? यस यस। अगला बोलो सर 99। हाँ, वेरी गुड, एक ही बार में खत्म। लिखा है source of sound the frequency 500 is moving towards an observer with velocity 30 meter. The speed of sound is 330. The frequency heard by the observer will be. Very good. ठीक है ना? तो देखो जो तुम्हारे डॉपलर इफेक्ट का एक बेहतरीन क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। बोला है ऐसा 99 नंबर, यहाँ सोर्स है, एक ऑब्जर्वर है और क्वेश्चन लिखता है ऐसा सोर्स ऑफ साउंड दिस इज मूविंग टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर। ये सोर्स का वेलोसिटी दिया है और तुमसे पूछा है एफरेंट फ्रीक्वेंसी, एफरेंट फ्रीक्वेंसी द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी b डिवाइडेड बाय b माइनस ds। पुट कर देना, आंसर है सर 97। नीचे से चल रहे आप। A racing car moving towards a cliff sounded horn. The driver observed that the sound reflects from the cliff as a pitch 1 octave higher than the actual sound of the horn. Octave का मतलब होता है 10। ठीक है, observe that the pitch 1 octave higher than the actual sound of the horn. जो हम लोगों का फ्रीक्वेंसी मान लो f0 होगा तो ऑक्टेव का मतलब हुआ f0 प्लस 10। So difference in frequency is 2 actually. तो आप एक फ्रीक्वेंसी खुद है और एक उसमें से जो रिफ्लेक्ट हो क्या रहा वो है। रिफ्लेक्शन वाला बैट का एक न्यूमेरिकल बताए थे कि मिरर लेके बना लीजिएगा। यस सर। तो बैट लेके एंड बैट की तरह है ना, आपका कार आगे चल रहा है, ये क्लिप है तो ये एक मिरर की तरह काम करेगा। आप सोच के चलिए कि इसका इमेज एक पीछे से आ रहा है, तो एक फ्रीक्वेंसी उधर से लिखिए और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में माइनस कर लीजिए, 10 से इक्वेट कीजिए। ऑक्टेव हायर, 10 ज्यादा है, डिफरेंस को जैसे ही 10 से इक्वेट कीजिएगा आपको आंसर। रिफ्लेक्शन वाला कर रखे हैं। और बोलो किसी का। चलो ठीक है फिर
अगला क्या पढ़ना बताओ।